नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत की विजयों के बारे में जाना था। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की विजयों के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो विंध्याचल पर्वत पार कर दक्षिणी भारत में गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारतीय विजित राज्यों पर परोक्ष शासन की नीति को अपनाया था, अर्थात वहाँ के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के बाद विजित राज्यों को वापस उन्हीं के सुपुर्द कर दिया था। परंतु ध्यान रहे, उत्तरी भारतीय राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया था, अर्थात दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारतीय अभियानों का सैन्य नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया था, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के गुजरात अभियान से प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया, उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। पहला देवगिरी, जहाँ का शासक रामचंद्र देव था। दूसरा वारंगल, जहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। तीसरा द्वार समुद्र, जहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। और चौथा सुदूर दक्षिण में मदुरा राज्य, जहाँ का शासक वीर पांड्य था। अगर भारत के नक्शे में इन राज्यों की स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार से थी। विंध्याचल पर्वतमाला भारत को मध्य से 2 भागों में विभाजित करती है और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था दिल्ली का, जो दिल्ली से विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर दक्षिणी राज्यों को विजित करने का उसने जो है प्रयास किया और इस प्रयास में उसको सफलता भी मिली। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1303 ईस्वी में वारंगल के ऊपर किया गया था, जो कि तेलंगाना और उसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थित था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम दक्षिण भारतीय अभियान वारंगल के ऊपर था 1303 ईस्वी में, और बंगाल और उड़ीसा होते हुए इस रास्ते से अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने वारंगल के ऊपर आक्रमण किया। और उस समय वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व मलिक छज्जू के द्वारा किया गया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय द्वारा शत्रु सेना का वीरता के साथ मुकाबला किया और अंत में उसको पीछे हटने के लिए बाध्य किया, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम प्रयास असफल रहा। दूसरी बार अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी भारत पर प्रथम सफल जो आक्रमण था वह था देवगिरी के ऊपर, और देवगिरी वर्तमान में महाराष्ट्र और इसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। और यहाँ का उस समय शासक यादव वंश का रामचंद्र देव था, जो कि पहले भी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर चुका था और एलिचपुर का जो प्रांत है वो अलाउद्दीन को उसका वार्षिक कर देने का वचन दे चुका था। परंतु चूँकि रामचंद्र देव पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक कर अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ नहीं भिजवा रहा था, इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया 1307 ईस्वी के मध्य, और सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहा था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण अर्थात मलिक काफूर के नेतृत्व में जो आक्रमण किया गया उसमें उसको सफलता मिली और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के सामने समर्पण करना पड़ा, अर्थात अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन युद्ध के हर जाने के रूप में दिया गया और साथ ही साथ वार्षिक कर देने का वचन भी दिया गया। इसके एवज में साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के आगामी दक्षिणी भारतीय अभियानों में सहायता करने का वचन भी रामचंद्र देव के द्वारा दिया गया। इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को गुजरात में नवसारी नामक जो जागीर है वो रामचंद्र देव को दी गई। साथ ही साथ राय रायान की उपाधि से भी
उसको विभूषित किया गया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का जो अगला दक्षिणी भारत पर आक्रमण था वो था वारंगल के ऊपर, जहाँ पर पहले अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण असफल हो चुका था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल के ऊपर आक्रमण किया। वारंगल में काकतीय वंश के रुद्र प्रताप द्वितीय का उस समय शासन था और मलिक काफूर ने बड़ी तीव्रता के साथ आक्रमण किया, चतुराई के साथ जो है आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव को झुकने के लिए मजबूर किया, युद्ध का हर्जाना वसूला। साथ ही साथ काफ़ी मात्रा में धन भी जो है मलिक काफूर को प्राप्त हुआ और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कोहिनूर का हीरा जो कि वारंगल की खालों से निकला हुआ था वो भी इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के ऊपर हुआ, जो कि वर्तमान में कर्नाटक और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, मैसूर और इसके आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर होयसल वंश का शासन था और वहाँ के शासक का नाम था वीर बल्लाल तृतीय। द्वार समुद्र के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में इतना तीव्र गति से हुआ कि वीर बल्लाल तृतीय को जब शत्रु सेना राजधानी के बहुत समीप आ गई तब जाकर उसका पता चला और अंत में आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। युद्ध का हर्जाना दिया और साथ ही साथ वार्षिक कर भेजने का वचन भी दिया। इस प्रकार से 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र के ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वहाँ से आगे बढ़कर मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी सेना सुदूर पांडे जो कि मदुरै पांडे राज्य जिसकी राजधानी मदुरा थी वहाँ पर पहुँचा और यहाँ की परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल सिद्ध हुई, क्योंकि यहाँ के शासक वीर पांडे और उसका भाई सुंदर पांडे दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और सुंदर पांडे अपने बड़े भाई के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ और इसी झगड़े का फ़ायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1311 ईस्वी में मदुरा अभियान के लिए सेना भेजी और जैसे ही शत्रु सेना के आगमन की सूचना लगी वीर पांडे राजधानी छोड़कर भाग गया दक्षिण में और मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पर भी खिलजी सेना को सफलता मिली, राजधानी को लूटा गया। साथ ही साथ समुद्र में स्थित रामेश्वरम मंदिर तक भी मलिक काफूर पहुंचा। रामेश्वर मंदिर को ध्वस्त किया गया और वहां पर एक मस्जिद भी बनाई गई और काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति लूट के रूप में प्राप्त हुई। कहा जाता है कि दक्षिण के अभियानों में सबसे ज़्यादा संपत्ति की प्राप्ति मदुरा अभियान से ही प्राप्त हुई थी, परंतु वीर पांडे को पकड़ा नहीं जा सका, अर्थात उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार से दक्षिणी भारत के चारों राज्यों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। सबसे पहले दोबारा से अपन देखेंगे देवगिरी के राज्य पे 1307, वारंगल 1308, द्वार समुद्र 1310 और मदुरा 1311 ईस्वी में है। इस प्रकार से संपूर्ण दक्षिणी भारत को अपनी अधीनता में लाने में अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी उत्तरी भारत के साथ साथ सुदूर दक्षिण तक भी उसके राज्य की सीमाएं जाती थी। और चूंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही व्यावहारिक शासक था, वो ये जानता था कि सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों को प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि उस समय संचार और यातायात के साधनों का अभाव था और ये उसके लिए साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस
खतरे को भांपते हुए यहाँ पर उसने परोक्ष शासन की नीति अपनाई, अर्थात विजित राज्यों को वापस उन्हीं राजाओं के अधीन रख दिया गया और वार्षिक कर उनसे नियमित रूप से वसूला जा। परंतु अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय बहुत ही संकट और निराशापूर्ण रहा। लगातार कठिन परिश्रम एवं अत्यधिक विलासिता के कारण उसका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता गया और इसी समय उसको अपनी रानी और पुत्र खिज्र खां की उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ा। अपनी रानी और खिज्र खां की उदंडता का उसने अपने सेनापतियों मलिक काफूर और अलप खां से भी जो है उसने शिकायत की थी और अंतिम समय में उनको क्रमशः दक्षिण और गुजरात से राजधानी में बुलाया और शिकायत की और बाद में मलिक काफूर की सलाह से खिज्र खां को ग्वालियर के जेल में तथा रानी को दिल्ली की जेल में बंदी बना दिया गया, क्योंकि मलिक काफूर ने आशंका जताई थी कि पुत्र खिज्र खां और रानी अलाउद्दीन के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इस कारण से उनको जेल में डाल दिया गया। साथ ही साथ अलप खां की हत्या भी करवा दी गई। इसी समय में अलप खां की हत्या के कारण गुजरात में अलप खां के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। साथ ही साथ राजस्थान में चित्तौड़ के महाराणाओं के द्वारा भी मुस्लिम सेना को भगा दिया गया और राजधानी पर अधिकार कर लिया गया। इसी प्रकार देवगिरी में भी स्वतंत्रता का पताका या स्वतंत्रता की पताका पहना दी गई। इस प्रकार के विद्रोह के समाचार अलाउद्दीन खिलजी ने जब सुने तो वो और ज़्यादा व्यथित हुआ और इसी क्रम में 1 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने साहसिक अभियानों और नवाचारों के लिए, जिनकी अपन ने इन वीडियो लेक्चर्स में चर्चा की है। धन्यवाद।